तो भारत ने रच दिया इतिहास, चंद्रमा पर लहरा दिया परचम और चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला बना रोवर और उसके साथ ही भारत पहला देश बना जिसने सफल लैंडिंग की है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। सर, वी हैव अचीव्ड लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। ये क्षण अभूतपूर्व, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। भारत ने आज वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई भी देश अब तक नहीं कर पाया है। भारत का चंद्रयान 3 तमाम जटिलताओं पर विजय प्राप्त करते हुए सफलतापूर्वक चांद की सतह पर पहुंच गया है। 40 दिन का सफर पूरा कर चंद्रयान 3 जब चांद पर पहुंचा तो पूरा देश इस गौरवपूर्ण पल पर खुशी से झूम उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई देते हुए इस ऐतिहासिक क्षण की पूरे देश को शुभकामनाएं दी। चंद्रयान 3 की ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस शुरू होते ही पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक पल पर थी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू होने वाली 40 दिनों की यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का चंद्रयान 3 मिशन अब पूरा हो चुका है। विक्रम लैंडर ने शाम 6:04 पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 मिशन 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप है जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब इस मिशन के सफल होते ही भारत उन देशों के एक छोटे और विशिष्ट क्लब में शामिल हो चुका है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहे हैं। अब तक आपको बताएं, इस क्लब के 3 सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, सोवियत संघ और चीन थे। अब भारत ने भी इस क्लब में धमाकेदार एंट्री कर ली है। Here we have a majestic liftoff of LTM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. भारतीय स्पेस रिसर्च के इतिहास में आज का दिन हमेशा के लिए याद किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने इतिहास बना दिया है। भारत के लिए चंद्रयान 3 मिशन कई मामलों में अहम है। 615 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य वही है जो पिछले प्रोजेक्ट्स चंद्रयान 1 और 2 का रहा है। फिलहाल मून मिशन 3 का मकसद चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना है। चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड जाएंगे। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी होगी। साउथ पोल इलाके में ही मिशन क्यों भेजा गया, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल मून के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग हैं। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के रूप में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। अब समझते हैं कि लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर क्या काम करेंगे। दरअसल विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हुए हैं। पहला पेलोड रंभा है। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जाँच करेगा। दूसरा पेलोड चास्टे यानी CHASTE है। यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जाँच करेगा। तीसरा पेलोड इल्सा यानी ILSA है। ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करने का काम करेगा। चौथा पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA है। ये चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा।
इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर रोवर चंद्रमा पर 1 दिन तक काम करेंगे। ये पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होगा। जहां तक प्रोपल्शन मॉडल की बात है तो यह 4 से 5 सालों तक काम कर सकता है। स्पेस के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम पर दुनिया भर की नजर है। भारत की इस कामयाबी से न केवल देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि आने वाले दिनों में अंतरिक्ष से जुड़ी नई खोज में भारत का अहम स्थान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रचा। तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग की और इसके बाद देश में लोग खुशी से झूम उठे। इसरो का कंट्रोल सेंटर तालियों से गूंज उठा और इस मौके पर इसरो चीफ के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। देखिए। Let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3 is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at
You are Rahul Satellite Center, Shankar and the director. IBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने चंद्रयान के चांद पर सफल लैंडिंग पर खुशी जताई। A little while ago, we all witnessed history being made when the chief of ISRO proudly announced that India is now on the moon. And I join all of you in congratulating, complimenting the entire team of ISRO and the scientists and everyone who has been associated with the success of this project. 3 की सफलता के इस ऐतिहासिक पल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास एक्सपर्ट इन स्पेस के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार गोयनका। डॉक्टर गोयनका, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हम देना चाहेंगे। जैसा कि हर कोई गौरवान्वित है इस वक्त, हम भी गौरवान्वित हैं और हर किसी को एक अजब सी एक खुशी महसूस हो रही है। डॉक्टर गोयनका, आपसे समझना चाहेंगे चंद्रयान 3 ने जिस तरीके से इस मिशन को सफल किया है, दक्षिणी ध्रुव पर चांद के भारत ने लैंड किया है, क्या है इस कामयाबी के मायने? डॉक्टर गोयनका से हम थोड़ी देर में फिर से संपर्क करते हैं, लेकिन बहुत ही दिलचस्प ये सफर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारत का सबसे किफायती मिशन रहा है चंद्रयान 3। अब आपको बताएं वो कैसे, क्योंकि चंद्रयान 3 महज 615 करोड़ रुपए का ये मिशन रहा है, जो कि एक बहुत ही किफायती मिशन है। चंद्रयान 2 जो था वो 978 करोड़ रुपए का मिशन था। आइए डॉक्टर पवन कुमार गोयनका से बात करते हैं, हमारे साथ वो इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर गोयनका, स्वागत करते हैं आपका, और मैं बधाई दे रही थी आपको भी। हमारे इस बहुत बड़े ऐतिहासिक क्षण के हम सब गवाह बने हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि भारत ने जो इतिहास रचा है, अब इस मिशन के मायने हम किस तरह समझें? इस मिशन के मायने कई तरह से हमारे लिए जरूरी हैं। सबसे पहली चीज ये है कि पूरे विश्व में जो हमारी कैपेबिलिटी है स्पेस मिशन के लिए, वो अब काफी आगे बढ़ गई इस मिशन से, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रिसाइज मिशन था। और जैसा आपने देखा है कि हमें एक बार में सफलता नहीं मिली पिछली बार, और आज एकदम परफेक्ट हुआ है। So that is one very big thing, that we got a very good landing today, and everyone appreciates the capability of India. दूसरी जो चीज़ है कि इस मिशन से जो स्पेस सेक्टर में इंटरेस्ट है, वो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, हमारी कंपनियां हैं, उनमें आगे बढ़ेगा, और उसके द्वारा वो ज़्यादा what we call big bets, यानी कि बड़ी छलांगे मारने पर तैयार होंगे। और जो हमारा उद्देश्य है कि प्राइवेट सेक्टर स्पेस में एक बड़ा योगदान करे, वो इस मिशन के कारण और आगे बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट सेक्टर भी अभी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो मुझे उम्मीद है कि हालांकि प्राइवेट सेक्टर अपने आप ऐसे मिशन नहीं करेंगे इन द नियर फ्यूचर, बट मेरी उम्मीद है कि वो इसरो में उनका योगदान आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो इंडियन स्पेस सेक्टर इंडस्ट्री के लिए डॉक्टर गोयनका, जैसे आप कह रहे हैं कि नए आयाम खुलेंगे, एक बहुत बड़ा बूस्ट है। सर, अगर हम इस पूरे मिशन की बात करें, 14 दिन का ये मिशन है, इस मिशन से हासिल क्या होने वाला है? क्योंकि हर कोई अभी यही जानना चाहता है, क्योंकि इस बार हमने देखा कि कई जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो इस मिशन से बहुत क्लोजली जुड़ी। छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हमने देखा इस मिशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हुए। तो हर कोई यही समझना चाहता है कि जो साउथ पोल पे भारत ऐसा पहला देश बना है जाने वाला, लैंड करने वाला, तो अब क्या खोज होगी, क्या हम इससे हासिल कर पाएंगे, क्या उपलब्धि है ये? देखिए, जहाँ तक मून मिशन का सवाल है, मून मिशन 40-50 साल से हो रहे हैं, और कई मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं। मून लैंडिंग हो चुकी है, ह्यूमन लैंडिंग हो चुकी है, और हर मिशन से हमें एक नया साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, एक नई जानकारी मिलती है, और उन जानकारी को हम ऐड करते हैं। भले ही वो भारत ने किया हो, या रशिया ने किया हो, या अमेरिका ने किया हो, उनको ऐड करके हमें मून के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। एंड दिस साइंटिफिक नॉलेज
will someday help us to understand how we can leverage the resources on the moon. Mineral resources, वहाँ के जो water ice resources हैं वो सब. So these are all adding to the scientific knowledge. ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं एक मिशन से suddenly everything will change. This is a very important mission, as you said, कि पहली बार साउथ पोल के पास लैंडिंग हुई है, तो हमें उस हिस्से के बारे में जानकारी मिलेगी. वो जानकारी पहले किसी को भी नहीं मिली थी, एंड साइंटिफिक नॉलेज हमारा आगे बढ़ेगा. और डॉक्टर गोयनका, जैसा हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि सबसे किफायती मिशन है ये, 615 करोड़ महज में चंद्रयान 3 का मिशन हमने हासिल करने में उपलब्धि हासिल की है. तो ये जो पूरे मिशन की जो कॉस्टिंग है और जिस तरीके से भारत ने से सफलता हासिल की है, क्या इसको भी एक नया पैमाना मान सकते हैं जो बाकी जो देश हैं जो कि अब तक कोशिश कर रहे हैं कि मून के साउथ पोल पे वो लैंड कर पाए, तो क्या ये एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है? जहाँ तक किफ़ायत का सवाल है, वो हमारे हर मिशंस में पहले भी एस्टैब्लिश हो चुका है. एंड इंडिया में हम देखते हैं हमेशा हर फील्ड में, केवल स्पेस में ही नहीं, हर फील्ड में, कि हम जो काम करते हैं वो किफ़ायत से करते हैं. जहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में भी स्पेंडिंग 2, वी आर स्पेंडिंग 1 और मे बी इवन लोअर, जैसा हमने मार्स मिशन में भी देखा था और अभी चंद्रयान में भी देखा है. तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा मुझे इसमें आश्चर्य होता है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में हर काम किफ़ायत से होता है, और इसी कारण जो हमारे कम बजट पे भी हम काफ़ी काम कर सकते हैं स्पेस सेक्टर में. तो ये पॉसिबल है कि कम बजट में आगे ऐसे बहुत ही सफल मिशन हम कर सकते हैं. सर, जब ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये तो बस शुरुआत है, उसके बाद अभी हम चांद से भी आगे जाएंगे. यहाँ पर सूर्य मिशन भी लॉन्च करेगा भारत, ऐसी बात की गई प्रधानमंत्री द्वारा. हम यहाँ पर आदित्य L1 मिशन की बात कर रहे हैं. सर, इसके बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे. बियॉन्ड जो हम लूनर मिशन की बात करते हैं, वहां पर कितनी संभावनाएं हैं? जो पूरा स्पेस सेक्टर है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वहां पर अब भारत की तरफ से और कौन से आयाम अब तलाशे जा सकते हैं? तो अभी जैसा आपने कहा कि नेक्स्ट मिशन आदित्य L1 मिशन है. जहां तक मेरा मानना है, शायद एक ऐसा मिशन अब तक दुनिया में हुआ है, और आदित्य L1 की जो दूरी है वो चंद्रमा की दूरी से 3 गुना ज़्यादा रहेगी, यानी कि 15 लाख किलोमीटर. बहुत मुश्किल मिशन है. 120 दिन वहाँ पहुँचने में लगेंगे. तो ये हमारा जो नेक्स्ट ये 2 सितंबर को लॉन्च होगा, और 120 दिन यानी कि 4 महीने बाद वो मिशन कंप्लीट होगा. उसके बाद हमारे ह्यूमन फ्लाइट्स जो जिसकी तैयारी काफ़ी समय चल रही है, वो मिशन शुरू होगा, और उसमें कई लॉन्चेज होंगी, क्योंकि पहले अनमैन्ड मिशन होगा, फिर मैन्ड मिशन होगा. So these two things, Aditya L1 and human flight, will take up most of the sort of scientific exploration in the next 2 to 3 years. बिल्कुल. सर, भारत ने जो हासिल किया है आज चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने का जो एक सफल मिशन है, वो अपने आप में ऐतिहासिक तो है ही भारत के लिए, पर संभावनाएं और तलाशना बेहद जरूरी है. क्योंकि अगर हम यूएस, रशिया, चाइना की बात करें, आज से लगभग 40 साल पहले हम देखते हैं कि चांद पर जो इंसान है वो भी कदम रख चुका है. लेकिन जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, भारत ने जो 40 दिन में सफर तय किया चंद्रयान 3 का, अभी हमने देखा रशिया ने लूना भेजा, जरूर वो क्रैश जरूर हुआ, पर उससे पहले भी बहुत ही हाई स्पीड में डायरेक्ट थ्रस्ट से रॉकेट भेजे जा चुके हैं बाकी देशों के जरिए. यूएस और रशिया की बात करें, क्या भारत भी ऐसी तकनीक के जरिए आगे अपने स्पेस मिशन कर सकता है? इसमें क्या कुछ चुनौतियां हैं या क्या संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा सोचना है, हालांकि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ साइंटिफिक वर्क में इसरो के, लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है, भारत ने जो प्रोसेस चूज किया है, जो स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि हम कम दाम में किफ़ायती के साथ और बहुत रिलायबल मिशंस करेंगे. अगर हमें 40 दिन लगे, शायद रशिया को कम समय लगता था, लेकिन हमारा जो ओवरऑल प्लानिंग थी वो काफ़ी मैं कहूँगा कि रिलायबल प्लानिंग थी, जिसमें कि हमने अर्थ के 5 ऑर्बिट किए, फिर मून के 5 ऑर्बिट किए, फिर 2 डीबूस्ट किया. इसके कारण कुछ गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती थी. और इसका कारण, और एक तो हमारा इंजन है उसमें कम पावर लगा,
इससे फिर जो मिशन पूरा किफायती भी हो जाता है। तो दैट्स द अप्रोच दैट इंडिया हैज टेकन। आई थिंक द एंड ऑब्जेक्टिव इज वंस यू रीच देयर, उसमें आप फिर क्या ऑब्जर्वेशंस करते हैं और क्या इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसमें हम किसी से पीछे नहीं हैं। जो हमारे जो प्रोब्स हैं, जो लैंडर ने जो फोटोग्राफ्स लेगा, जो सैम्पलिंग होगी, जो एनालिसिस होगी, उसमें हम किसी से पीछे नहीं। बिल्कुल, और भारत कई मायनों में काफी एक कह सकते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। सर, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री जिसके लिए एक बहुत बड़ा एक आज ऐतिहासिक पल रहा है, नींव का पत्थर साबित हुआ है ये बड़ा मिशन। सर, आगे आने वाले सालों के लिए हम क्या एक वे ऑफ एक्शन या प्लान ऑफ एक्शन, वे फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट करें? जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि और भी ज्यादा यहाँ पर आयाम खुल रहे हैं, इस पूरे इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है। कहाँ पर आपको कुछ चैलेंजेस अभी भी नजर आ रहे हैं, कहाँ पर काम करना बाकी है, और कितना ज्यादा पोटेंशियल है अब भारत में? देखिए, सबसे पहली चीज जो है भारत में कि प्राइवेट सेक्टर ने स्पेस में पार्टिसिपेट केवल वेंडर के तौर पर किया है, इसरो के वेंडर के तौर पर। इंडिपेंडेंटली प्राइवेट सेक्टर ने स्पेस मिशन कभी लॉन्च नहीं किए हैं। अभी पिछले 2-3 साल में ये अभी इसमें बदलाव आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर काफी आगे बढ़ रहा है। जो अगर हम देखें अमेरिका में या यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, प्राइवेट सेक्टर का योगदान स्पेस इकोनॉमी में काफी है कंपेयर टू द स्पेस एजेंसी, द ऑफिशियल स्पेस एजेंसी। तो ये हमारा एक बदलाव आना जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस में काफी योगदान देना होगा, और वो शुरुआत अभी 2 साल से हो गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि द न्यू इंडियन स्पेस पॉलिसी बदलाव आएगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 जो है वो अभी इंडिया में जो स्पेस की एक्सपर्टीज है वो बाय एंड लार्ज इसरो के पास ही है, और हमें ये बढ़ावा देना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी स्किल डेवलपमेंट स्पेस के बारे में हो। और तीसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी तक जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है स्पेस सेक्टर में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। अभी आगे जाके प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा, और उसके लिए इन्वेस्टर्स भी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं कहूँगा कि जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास है, प्राइमरी इसरो के पास है। इसरो से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और प्राइवेट सेक्टर उस टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ सकेगा। व्हाट वी नीड टू डू इज प्राइवेट सेक्टर टू कम फॉरवर्ड एंड ऑल्सो फॉर द इन्वेस्टमेंट्स टू हैव। सर, बहुत ही मतलब अगर हम बेसिक लेवल पर अगर डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से हमने एक उत्साह आज युवा पीढ़ी में देखा है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि अब आगे आने वाला सर टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम स्किल डेवलपमेंट की, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की है, स्पेस साइंटिस्ट और बने, और भी ज़्यादा हम स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, आपको लगता है कि स्कूल कॉलेज लेवल पर भी इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और आगे बढ़कर जो कंपनीज एजेंसीज है वो स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें? देखिए, जो चंद्रयान मिशन आज कंप्लीट हुआ, लैंडिंग हुई, उसका एक बाई प्रोडक्ट बेनिफिट जो आता है कि स्कूल कॉलेजेस में जो हमारे युवा पीढ़ी है उसमें स्पेस सेक्टर के बारे में जानकारी और उत्साहन भी बढ़ जाता है। आज आपने देखा होगा पूरे दिन कितनी स्कूलों में बच्चे देख रहे थे टीवी, बच्चे बैंड बजा रहे थे और चंद्रयान के लिए एक शुभकामनाएं कर रहे थे। तो उसका भी असर होता है, और स्कूल में इसके बारे में, स्कूल कॉलेजेस में इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ेगा, मेरा कहना है। और मैं ये भी देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों में कई जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो स्पेस के बारे में स्पेसिफिक डिग्री या स्पेसिफिक प्रोग्राम करने की कोशिश कर रही हैं। तो अभी जो पिछले 3 साल से या 2 साल से जो एक न्यू स्पेस पॉलिसी या न्यू स्पेस डायरेक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके द्वारा स्किल डेवलपमेंट में युवा पीढ़ी में इंटरेस्ट आए स्पेस के बारे में, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं आज, यहाँ हम देख रहे हैं कि आज कुछ गैप्स नज़र आ रहे हैं आउटसाइड इसरो, वो 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद ये बात नहीं होगी। इंडिया विल प्रोड्यूस एनफ स्पेस साइंटिस्ट
both for the private sector as well as for the government, that is ISRO. And we won't have to worry about it as long as we put our focus on skill development starting now. एब्सोल्युटली सर। तो पॉजिटिव आउटलुक है इस पूरे मिशन को लेकर, और खासतौर पर युवा पीढ़ी में और छोटे छोटे बच्चों को, जैसा आपने सही बोला कि उनमें काफी ज्यादा उत्साह था। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि ये जो हम 14 दिन का जो ये बराबर ये जो हम एक मिशन देख रहे हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे, इस जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी का फायदा या इसका फायदा सिर्फ भारत के लिए नहीं बाकी देशों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो कैसी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पाथ ब्रेकिंग हो सकती है? सॉरी, लास्ट सेंटेंस आपने क्या कहा? इस इंफॉर्मेशन सर, जो इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी अब इस मिशन के द्वारा, वो क्या पाथ ब्रेकिंग हो सकती है, क्या हासिल होगा उस इंफॉर्मेशन से? अभी देयर वाज अनाउंसमेंट हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, आई कुडंट हियर यू। Can you repeat the last sentence, please? सर बिल्कुल सर, ये जो मिशन है उस जो सफल लैंडिंग हुई इसके बाद जो अब इंफॉर्मेशन गैदर होगी उससे क्या फायदा होगा? जैसा कि मैंने कहा कुछ देर पहले कि ये पहली लैंडिंग हुई है नियर द साउथ। तो इस जो मून का ये जो रीजन है इसके बारे में बहुत कम जानकारी अभी है। जो भी जानकारी है वो ओनली फ्रॉम ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट एंड नॉट फ्रॉम लैंडिंग। तो ये जो जानकारी, नई जानकारी आएगी, इससे क्या मिलेगा, शायद कुछ सरप्राइज हमें मिले जो अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। फिर सॉइल के बारे में कुछ डिटेल्स हमें मिलेंगी, सॉइल में क्या है, किस तरह के केमिकल्स हैं, वो सब डिटेल्स हमें आएंगे। जो मून की जो सरफेस है यहाँ पर, उस सरफेस की टोपोग्राफी क्या है ये हमें पता लगेगा। एंड दिस विल ऑल एड टू द ओवरऑल साइंटिफिक नॉलेज दैट वी हैव ग्लोबली। जैसे कहा कि ये साइंटिफिक नॉलेज सब देश एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और काफी ओपनली शेयर करते हैं। तो दैट साइंटिफिक नॉलेज कमिंग फ्रॉम वेरियस कंट्रीज मिशंस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मून बेटर। अब तक सीबीएसई सहित देश के अन्य बोर्ड्स की तरफ से एग्जाम साल में सिर्फ एक बार ही आयोजित होते थे, लेकिन अब ये एग्जाम साल में 2 बार होंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक नए पाठ्यक्रम का खाका तैयार कर लिया गया है जिसे 2024 तक लागू किया जाएगा। यही नहीं, शिक्षा मंत्रालय के नए पाठ्यक्रम बदलाव के तहत क्लास 11 और क्लास 12वीं के छात्र छात्राओं को 2 भाषा चुनना जरूरी होगा। पाठ्यक्रम में हुए बदलावों से छात्रों को क्या फायदा होगा या बढ़ेगी उनकी टेंशन, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए नया पाठ्यक्रम सर्कुलर जारी किया है। जारी फ्रेमवर्क के मुताबिक अब बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार होंगी, जिसमें छात्र छात्राओं को ये छूट होगी कि वो दोनों ही सत्रों की परीक्षाओं में से बेस्ट मार्क्स को फाइनल मान सकते हैं। छात्रों के लिए अच्छी बात यह है कि साल में 2 बार परीक्षा होने के बाद वही नंबर फाइनल माने जाएंगे जो बेहतर होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने नए पाठ्यक्रम ढांचे के तहत बोर्ड परीक्षाएं महीनों की कोचिंग और रट्टा लगाने की क्षमता के मुकाबले छात्र छात्राओं की समझ और दक्षता के स्तर का मूल्यांकन करेंगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए बदलावों के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को अब स्ट्रीम चुनने की बाध्यता को हटा दिया गया है। अब छात्र छात्राओं को इन क्लासों में अपने पसंद के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की छूट होगी। के मुताबिक अब छात्रों को 2 भाषाओं की पढ़ाई करनी जरूरी होगी। कक्षा 11वीं और 12वीं में कम से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। 2024 में पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी। हालांकि सभी बोर्डों के करिकुलम के अनुसार छात्र साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और वोकेशनल में से किसी एक का विकल्प चुन सकता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मॉनिटरिंग और एनएसटीसी कमेटी की संयुक्त वर्कशॉप के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कस्तूरी रंगन के गाइडेंस में संचालन समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसे एनसीईआरटी को सौंप दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नए पाठ्यक्रम सर्कुलर में छात्रों को ही फायदा होगा। पहला ये कि वो 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे, जिससे उनकी तैयारी भी 2 बार हो सकेगी। साथ ही दोनों परीक्षाओं में से जिसमें सबसे बेहतर नंबर होगा उसे ही फाइनल माना जाएगा।
यानी अगर छात्र पहली परीक्षा में कम नंबर पाता है और दूसरी परीक्षा में ज्यादा, तो दूसरी परीक्षा का नंबर ही फाइनल होगा। इसी तरह अगर छात्र पहली परीक्षा में अच्छा नंबर हासिल करता है और दूसरी परीक्षा में कम नंबर आते हैं, तो पहली परीक्षा का नंबर ही फाइनल माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक पांडे, सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत करते हैं हम इस खास चर्चा में आपका। सर, साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा, सबसे पहले तो मैं आप ही का व्यू जानना चाहती हूँ, कैसा लगा आपको ये आइडिया सर? ये आइडिया बहुत अच्छा है। और देखिए, बच्चों को सबसे जो उसका मूलभूत इसका क्यों ऐसा है कि हम बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं। तो केवल एक परीक्षा वर्ष के अंत में हो और पूरे भविष्य का निर्धारण उस परीक्षा पे हो जाए, तो ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी। और कई क्वार्टर्स में इसकी आलोचना भी हुई, बहुत इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। तो अब उसके बाद अगर ये निर्णय लिया गया है कि 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ऑलरेडी जब 11वीं 12वीं जो 2 ये क्लासेस होती हैं, बच्चे ऑलरेडी बहुत प्रेशर में होते हैं, डेफिनेटली एक निर्णायक साल होते हैं, करियर पाथ को और आगे जो पढ़ाई करनी है उसको चुनने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। बोर्ड के एग्जाम सर अगर हम देखते हैं तो लगभग 1-1.5 महीना चलते हैं, और उसके 1 महीने से पहले से पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को तो डेफिनेटली दुगना प्रेशर होता है। उससे पहले स्कूल प्री बोर्ड के एग्जाम्स भी लेते हैं, तो हम कुल मिलाकर देख सकते हैं कि 3 महीने तो इस बोर्ड के प्रेशर में ही निकल जाते हैं। अब उसमें भी अगर साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि साल का आधा समय बच्चे इस टेंशन में शायद ना निकाल दें कि बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, तो कहीं से बच्चों में थोड़ा और ज्यादा प्रेशर तो नहीं आ जाएगा? स्वाति जी, 1-2 इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। पहली बात तो ये 2 बार बोर्ड की परीक्षा कोई कंपल्सरी नहीं है कि सबको 2 बार परीक्षाएं देनी ही देनी है। ये तो आपने एक बार परीक्षा दी, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो दूसरी परीक्षा दीजिए। ये तो ऑप्शनल है। तो इसलिए ये कहना कि ये 2 परीक्षाएं देकर उस पे प्रेशर बढ़ेगा, हम शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सबको 2 बार परीक्षा देनी है। पहली बात तो ये चीज बहुत ही स्पष्ट हो जानी चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरी जो नई शिक्षा प्रणाली आई है और इसमें जो एनसीएफ आया है, इसका एक जो पूरा उद्देश्य है वो केवल बोर्ड की परीक्षा नहीं है। आप ये देखिए, ये पूरे जो है 15 वर्षों की शिक्षा प्रणाली है, और हम सिर्फ इसमें 15वें वर्ष या 14वें वर्ष की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे बहुत ही जस्टिफाइड नहीं लग रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब वो बच्चा इस प्रणाली में आएगा और जितने भी हमारे करिकुलर गोल्स हैं, जो हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं, जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, वो एक उसका जो स्ट्रक्चर बना है, वो बाल वाटिका से लेके 12वीं तक जाएगा। तो हम उस प्रेशर को ही तो खत्म करना चाहते हैं। हम ये प्रोडक्शन को, आप लेक्चर सुनिए, उसको क्रैम करिए, रिप्रोड्यूस करिए, उसी बेसिस पे आपकी परीक्षा और भविष्य का निर्धारण हो, इन्हीं सब चीजों को तो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे शिक्षा व्यवस्था की और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को, ये 600 पेजेस का फ्रेमवर्क है, इसको पूरा पढ़ के उसका निचोड़ निकालने की आवश्यकता है। केवल वो 4 या 5 पेजेस जिसपे बोर्ड के बारे में लिखा गया है, अगर हम सिर्फ उसी पे केंद्रित करेंगे, तो हम तो प्रेशर वहीं से फिर पैदा करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अशोक जी, आपने यहाँ पर कहा कि छात्रों के पास ये स्वतंत्रता है कि वो चुन सके कि वो साल में 1 बार बोर्ड एग्जाम दे या फिर 2 बार बोर्ड एग्जाम दे। बिल्कुल तो इसमें एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण छात्रों के लिए जो अभी देख रहे हैं और जो काफी उत्सुक है समझने और जानने के लिए, तो जो छात्र 2 बार साल में बोर्ड एग्जाम को चुनना चाहते हैं, उनके लिए दोनों में से बेस्ट मार्क्स, पॉसिबल मार्क्स किस में होंगे, वो चुनने की आजादी होगी, ऐसा है? या फिर पहला उनको लगा कि मेरे मार्क्स अच्छे शायद नहीं आए, इसलिए मैं दूसरा भी दे देती हूँ, और अगर उसमें ठीक नहीं आए तो वही निर्णायक माना जाएगा? ये क्या, किस तरीके का मैकेनिज्म है? जी बिल्कुल स्पष्ट है। वो दोनों में जो उनका बेस्ट है वही उनका मार्क आगे जाएगा। तो चाहे वो पहले उन्होंने दे दिया और दूसरा भी दे दिया, अगर दूसरे में कम आया तो भी वो कम वाला नहीं गिना जाएगा, पहले वाला अगर वो ज्यादा है तो वो गिना जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।
यही इस व्यवस्था की सुंदरता है कि आपका बेस्ट होगा और इसीलिए आपको चुनना है कि क्या आपको ये आवश्यकता है कि आपको 2 बोर्ड का एग्जाम देना है या नहीं देना। बिल्कुल। अब इसमें तैयारी सर किस प्रकार से की जा सकती है? मैं सिर्फ स्टूडेंट्स लेवल पर नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स जब होते हैं उनके लिए खासी तैयारी की जरूरत पड़ती है, मार्कशीट निकलती है, पहले से ही एक प्रॉपर एक वर्कशीट तैयार होता है और उसमें अच्छी खासी तैयारी स्कूल्स को भी करनी पड़ती है, सेंटर्स होते हैं अलग अलग। तो उस लेवल पर तैयारी सर कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होगी, कैसे इस पूरे प्रोसेस को सीमलेस बनाने की कोशिश की जा सकती है? देखिए, जो मंशा है इस प्रणाली की वो तो बिल्कुल भिन्न है और वो प्रेजेंट प्रणाली से भी भिन्न है और भविष्य में हम क्या अनुमान लगा रहे हैं उससे भी भिन्न है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा जो कि संभवतः 1-2 मिनट लग सकता है मुझे बताने में, कि देखिए ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है इसका मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य ये है कि 4 या 5 चीजें हैं उसमें। पहली बात तो सबसे उसमें आवश्यक है कि बच्चे की हेल्थ एंड वेल बीइंग टू बी अश्योर्ड। नंबर 2, बच्चा एक रैशनल थॉट प्रोसेस को डेवलप करे। तीसरा, उसका पार्टिसिपेशन कम्युनिटी में, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, कल्चरल प्रोसेसेस में, इकोनॉमिक प्रोसेसेस में, ये सारी चीजें इंश्योर की जाए। तो ये उसका एक मिला जुला प्रभाव है। अब उसके लिए हमें क्या करिकुलम ले आना है, उस करिकुलम में हमें उसकी क्या स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होंगे हमारे क्लास वाइज, उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स में क्या ग्रैनुलर लर्निंग आउटकम्स आएंगे और उसे हम कैसे असेस करेंगे, इसकी पूरी व्यवस्था है और ये बड़ा अच्छी ढंग से ये समझाया गया है। तो इसलिए शिक्षकों को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, पेरेंट्स को इन सब चीजों को आत्मसात करने में थोड़ा समय लगेगा। तो हम इसीलिए दोबारा मैं ये कह रहा हूं कि हम सिर्फ ये मान लें कि नहीं वो 12वीं में और 11वीं में ये सब्जेक्ट लेना है। अब देखिए हमने 8 ग्रुप्स उसको बना दिए हैं, 8 डिसिप्लिन मान लीजिए उसको 4 ग्रुप्स में। तो पहले ग्रुप में हमने लैंग्वेजेस रखी हैं, दूसरे ग्रुप में हमने उसमें रखा है आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, तीसरे ग्रुप में हमने सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज रखा है, चौथे ग्रुप में हमने मैथमेटिकल, कंप्यूटरल साइंसेस एंड साइंसेस को रखा है। अब इन ग्रुप्स में वेरियस सब्जेक्ट्स है, उसमें एक इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जो कि बच्चों को एक पूरे करिकुलम का क्या एक दिशा निर्देश है वो इंटरडिसिप्लिनरी में आएगा, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या है, वो अकाउंटिंग प्रोसेसेस क्या हैं, हाउ कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस टेक प्लेस। तो ये सारी चीजों का उसमें वो है। तो सर आप कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम को भी बदलते समय के अनुसार बदलने की यहाँ पर कवायद चल रही है और आपको लगता है कि 2024 से बहुत सफलतापूर्वक इसको लागू करने में तैयारी कर ली जाएगी? छोटा जवाब, या तैयारी होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि जितने हमारे ग्रुप्स एंड सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो सारे आप एक साथ नहीं कर सकते, उसकी शुरुआत करिए, लेकिन इसके लिए पूरे 5 से 10 वर्ष तक का समय दिया गया है। और 5 से 10 वर्ष के समय में तो मैं समझता हूं कि इस देश को, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए तो हमें तैयारी करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसमें ये बाध्यता नहीं है कि 1 वर्ष में ही हमें सारी चीजें कर लेनी। 1 वर्ष में हमें इसकी शुरुआत करनी है। और आप ये भी ध्यान रखें कि पिछले 3 वर्षों से उसकी तैयारी चल रही, तो प्री जो फाउंडेशन स्टेज है हमारा अप टू क्लास 2, उसकी तो लगभग तैयारी हो चुकी है। और उसमें कोई ये कहे कि नहीं अभी हमें पता नहीं कि क्या करना है, संभवतः वो बहुत ही जस्टिफाइड नहीं होगा। तो इसलिए अगले वर्ष तक, जिसे हम कहते हैं हिटिंग द रोड, तो हम उस रोड को तो हिट कर दें, लेकिन पूरी तरह से उस पर दौड़ने के लिए मेरे पास अभी भी 5 से 10 वर्ष का समय। जी, धन्यवाद करेंगे अशोक पांडे जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये तो थी आज की कवर स्टोरीज। और आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। मिजोरम के सैरांग के पास एक निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से 17 मजदूरों की मौत हो गई। आज सुबह दुर्घटना के वक्त वहां करीब 40 मजदूर मौजूद थे। कुरुंग नदी पर बैराबी को सैरांग से जोड़ने के लिए रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है।
दुर्घटना स्थल आइजोल से करीब 21 किलोमीटर दूर है। मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। पुल में कुल 4 पिलर हैं। तीसरे और चौथे पिलर के बीच का गार्डर टूटकर गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। जमीन से पुल की ऊंचाई 104 मीटर यानी 341 फीट है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने एक बार फिर छापा मारा है। इस बार ईडी ने रायपुर में सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और सीएम के ओएसडी आशीष वर्मा के घर पर रेड डाली। ईडी ने कारोबारी विजय भाटिया के घर भी जांच की है। विनोद वर्मा मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। विनोद वर्मा बीबीसी लंदन में पत्रकारिता कर चुके हैं। वो कांग्रेस पार्टी में प्रशिक्षण विशेषज्ञ भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई को पीएम मोदी की ओर से दिया गया बर्थडे गिफ्ट बताया है। मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज विस्तारा की 2 फ्लाइट सीधी टक्कर होने से बाल बाल बच गईं। एटीसी की चूक से अहमदाबाद दिल्ली फ्लाइट और दिल्ली से बागडोगरा फ्लाइट एक साथ रनवे पर आ गई। खबरों के मुताबिक अहमदाबाद से दिल्ली फ्लाइट की पैरेलल रनवे पर लैंडिंग हुई थी। एटीसी अधिकारी से फ्लाइट को रनवे होते हुए पार्किंग में जाने का सिग्नल दिया गया और इसी दौरान एटीसी अधिकारी ने दूसरी फ्लाइट को रनवे से टेक ऑफ के लिए भी कह दिया। हालांकि समय रहते हादसे को टाल दिया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक डीजीसीए ने इतनी बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार एटीसी अधिकारी को पद से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एंटीलिया बम कांड मामले में पुलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी है। प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस के स्पेशल ब्रांच में अधिकारी रह चुके हैं। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। 25 फरवरी 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो मिली थी। इसके बाद 6 मार्च को मनसुख हीरेन की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। एनआईए ने दावा किया कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा इस घटना का मास्टरमाइंड था। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच जेडीयू ने भी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की। लिस्ट के मुताबिक ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जबकि मंगनी लाल मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। केसी त्यागी को विशेष सलाहकार सह मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और रामनाथ ठाकुर को महासचिव बनाया गया है। इस लिस्ट में 98 सदस्यों को पद दिया गया है। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में 9 अगस्त की रात हुई छात्र की मौत के मामले में 12 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक उस रात छात्र स्वप्नदीप कुंडू के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था। पुलिस के मुताबिक मौत से कुछ मिनट पहले हॉस्टल में उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया था। फिर दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में बिना कपड़ों के घुमाया भी गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 12 युवकों के खिलाफ सबूत मिले हैं। रैगिंग में सबकी भूमिका रही है। एक आरोपी ने रैगिंग की घटना छिपाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कई हिस्से भारी बारिश का सामना कर रहे हैं और हाई अलर्ट पर हैं। सुक्खू ने कहा कि वो लोगों से आग्रह करते हैं कि बाढ़ और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। सुक्खू ने कहा कि सरकार स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ क्षेत्रों के लिए अगले 2 दिन तक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली में बारिश की संभावना भी जताई है। इस बीच दिल्ली में आज सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश से हुई। नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने कल भी दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक 24 अगस्त को दिल्ली में आमतौर पर आसमान में बादल ही छाए रहेंगे। हल्की बारिश हो सकती है। और आइए अब आज के शेयर बाजार का हाल आपको बताएं। 2 दिन की सुस्ती के बाद आज बाजार में मजबूती लौटी और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा चढ़कर 65,433 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 47 अंक चढ़कर 19,444 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 450 अंकों की उछाल के साथ 44,480 के पास बंद हुआ।
कहां दिखा बाजार में सबसे ज्यादा एक्शन, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए, कमजोर संकेतों के बाद भी अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों में आज आपको तेजी देखने को मिली। निफ्टी की बात की जाए तो क्लोजिंग के समय करीब करीब 40 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिली, लेकिन आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला आपको बैंकिंग स्टॉक। खासतौर पर अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक यहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। 480 अंकों की बढ़िया बढ़त के साथ यहां पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए तो खबरों में हिंडाल्को 2.5% के गेंस के साथ ये बंद हुआ। एक्सिस बैंक यहां पर 2% की तेजी आपको नजर आई। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर भी अच्छी खरीदारी का रुझान आपको नजर आया। लेकिन गिरने वालों की सूची में अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों की रिकवरी के बाद आज अदानी स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिली। अदानी इंटरप्राइज 6.5% गिरा है, अदानी पोस्ट 4% का कट, सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं निफ्टी के जिन्होंने बाजार पर हल्का सा दबाव बनाया। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया कि निफ्टी में अदानी का काफ़ी योगदान था गिरावट के तौर पर। तो अदानी पूरे समूह में अगर आप देखें तो कैश की कैटेगरी के स्टॉक्स अदानी पावर है, ग्रीन है, पोर्ट्स है, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। अन्य स्टॉक्स की बात की जाए तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन काफ़ी बड़ा मूव पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर आपको देखने को मिला है। डी लिंक में 7% की गजब की तेजी, करोड़ वैसे बैंक, साथ ही सभी छोटे मझोले जो स्टॉक्स हैं बैंकिंग स्पेस के यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिली। LNT दिग्गज है, 1.5% का मूव यहाँ पर भी आपको देखने को मिला। इसके अलावा यूको बैंक, गोदरेज इंडस्ट्रीज, मॉल में बड़ी तेजी देखने को मिली। फेडरल बैंक में ब्रेकआउट आया 4% की तेजी के साथ। लेकिन गिरने वालों की सूची में देखें तो DCW लिमिटेड 7% का बड़ा कट यहाँ पर, सोना, BLDO, IIFL फाइनेंस और वरुण बेवरेजेस के साथ बाकी की भी FMCG स्टॉक से सिरे जहाँ पर शुरुआती सत्र से एक प्रेशर देखने को मिला। एरोफ्लेक्स के आईपीओ का आज दूसरा दिन है। इशू अब तक 21 गुना से ज्यादा भर चुका है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने एरोफ्लेक्स में बड़े लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। सुनते हैं। यूनिक बिजनेस मॉडल है। जिस तरह की कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये लिस्टेड स्पेस में अपने आप में अकेली कंपनी होगी और ये प्रोडक्ट्स हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं जिसमें आपको आसानी से एंट्री करना किसी के भी बस की बात नहीं। पिछले 3 सालों का जो हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल्स की ग्रोथ का, चाहे वो प्रॉफिट हो, मार्जिन्स हो या फिर सेल्स हो, अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी में। जो पैसा आईपीओ से आएगा उससे ये पार्टली अपना डेट रिपेमेंट करेंगे और उसके बाद ऑलमोस्ट नेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। तो आपके पास कर्ज की भी चिंता नहीं है। और चौथी चीज़ ये कि कैश फ्लो हेल्दी है। तो आगे के जो भी एक्सपांशन हैं या जो भी एक्सपांशन थोड़े बहुत अभी चल रहे हैं, कंपनी के कैपेक्स प्लान चल रहे हैं, वो इंटरनल कैश फ्लो से ही हो जाएंगे। तो फ्री कैश फ्लो होने का ये बड़ा फ़ायदा है कि आगे के कैपेक्स भी वो बिना ज़्यादा कर्ज लिए कर पाएंगे। अब कुछ नेगेटिव्स है जो आपको समझना जरूरी है। ग्लोबल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा, 80% रेवेन्यू कंपनी का बाहर से आता है। और चूंकि दुनिया भर में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है भारत के मुकाबले में, तो कभी भी अगर ग्लोबल मार्केट्स में खराबी हो, वहाँ की इकोनॉमीज खराब हो, तो वो थोड़ा सा मामला ढीला हो सकता है। बट ओवरऑल वैल्यूशंस के लिहाज से देखें तो वैल्यूशंस रीजनेबल है। न बहुत महंगा है न बहुत सस्ता है। मजबूत लिस्टिंग होगी, मजबूत लिस्टिंग होने के बाद वैल्यूशंस इसके फेयर हो जाएंगे। तो आई थिंक एक बार लिस्टिंग गेंस के लिहाज से आप पैसा लगाइए। ब्राइटकॉम ग्रुप मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से दूसरा अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है। सेबी ने किन लोगों पर किस तरह की सख्ती की है, ये सब समझा रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए, ब्राइटकॉम ग्रुप पर सेबी की तरफ से एक और अंतरिम ऑर्डर आया और एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां पर अगर आप देखें तो सेबी की तरफ से 2 अंतरिम ऑर्डर अभी तक आ चुके हैं। जो अभी की अपडेट्स हैं इसके मुताबिक अगर आप देखें तो प्रमोटर्स अगले आदेश तक मार्केट में कोई भी खरीद या बेच नहीं कर सकते हैं। साथ में अगर आप देखें तो जो दिग्गज निवेशक हैं शंकर शर्मा और साथ में 25 निवेशक ऐसे हैं जिन्हें BCG के जो स्टॉक्स ये होल्ड करते हैं, इनके बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी के साथ अगर आप देखें तो कंपनी के चेयरमैन सुरेश के रेड्डी मार्केट में कामकाज पर पूरी तरीके से सख्ती, पूरी तरीके से प्रतिबंध जो है वो लग गया। दरअसल मामला ये है कि 2020 और 2021 के दौरान करीब 22 लोगों को 26 करोड़, राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ, ये जो है शेयर अलॉटमेंट किए गए थे, जिसके जरिए कंपनी ने करीब 2200
45 करोड़ जुटाने का दावा किया था, लेकिन इन 245 करोड़ में से अगर आप देखें तो कंपनी को केवल 52.5 करोड़ ही मिले, यानी 193 करोड़ का जो आंकड़ा है वो कंपनी के अकाउंट्स में नहीं दिखा है। अब सेबी का ऑब्जर्वेशन ये है कि या तो एक कंपनी को पैसे मिले ही नहीं है, और अगर मिले हैं तो हो सकता है कि दूसरे रूट के माध्यम से कहीं और इसे रूट कर दिया गया है, जिसको लेकर सेबी की तरफ से एक बड़ी सख्ती यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन ये एक कंपनी ऐसी है जो लगातार विवाद और लगातार चर्चों में बनी रहती है। 2023 में अप्रैल यानी इसी साल अगर आप देखें तो जो पहला अंतरिम ऑर्डर आया था, जहां पर सेबी की तरफ से 1280 करोड़ की जो है खातों में गड़बड़ी का जिक्र किया गया था। और सिर्फ ऐसा नहीं है, लगातार इरेगुलरिटीज यहां पर देखने को मिली है। आपको याद होगा कि ऐतिहासिक इन्वेस्टिगेशन हमारी तरफ से देखने को मिली थी, जहां पर बोनस शेयर जो क्रेडिट नहीं हो रहे थे, जी बिजनेस की मुहिम के बाद यहाँ पर एक असर देखने को मिला था। 34 तिमाहियों में से 31 तिमाहियाँ ऐसी रही हैं जो कि पहले ऑर्डर में बताया गया है, जहां पर कंपनी ने अपनी सही शेयर होल्डिंग का जिक्र नहीं किया है। तो इरेगुलरिटीज लगातार यहाँ पर देखने को मिली, और जिसी के चलते अगर आप देखें तो सेबी की सख्ती रही और स्टॉक के अंदर आज आपको भारी भरकम 5% की गिरावट नजर आई। इंडिया 360 डिग्री में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।